हाय। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सेक्शन 114 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे। अब देखिए, इससे पहले हमने पहले के सेक्शंस कवर कर लिए हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 111 था, जिसके ऊपर ये सेक्शन 114 डिपेंड करता है। तो वो सेक्शन समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने उस सेक्शन को वहां पे अच्छे से समझा हुआ है। अब देखिए, सेक्शन 114 के ऊपर आ जाए तो सेक्शन 114 क्या बोलता है? रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर। अब फॉरफीचर क्या होता है ये भी हमने समझा था। फॉरफीचर क्या होता है कि जब लीजी जो होता है अपना इंटरेस्ट लॉस कर देता है, मतलब उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस लीज वाली प्रॉपर्टी के अंदर, और वो उसी की गलती के कारण होता है। तो उसको उस कारण से जब जो लीजर होता है उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करता है, मतलब वापस री एंटर करता है उसके अंदर, तो हम उसको फॉरफीचर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इस फॉरफीचर के अगेंस्ट रिलीफ मिल रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, जहां पे उसने उस रेंट की पेमेंट नहीं की है। अब हमने देखा था कि फॉरफीचर भी 3 रीजन की वजह से होता है, तो उसमें से एक रीजन ये है। अब यहाँ पे क्या कहता है? वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। लीज किस वजह से खत्म हुई है, उसके अंदर फॉरफीचर किस वजह से हो रहा है? नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की वजह से हो रहा है। एंड द लीजर स्यूज टू इजेक्ट द लीज, और लीजर जो है उसको स्यू करता है कि इस लीज को जो है, जो प्रॉपर्टी है इसको इजेक्ट कर दो, मतलब इस पे से वापस हट जाओ, आप इसका कब्जा मुझे चाहिए। इफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट, अब जो सूट है वो चल रहा है और उस सूट की हियरिंग के दौरान द लीजी पेज और टेंडर टू लीजर टू रेंट इन एरिया। अब लीजी क्या कहता है कि भाई मैंने जो देखो रेंट नहीं दे रहा था ना, एक काम कर, वो रेंट तू मुझसे ले ले, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो वो भी ले ले, और जो कॉस्ट आई है सूट की वो भी मेरे से ले ले। टेंडर्स टू द लीजर और रेंट इन एरिया टुगेदर विद इंटरेस्ट देयर ऑन एंड फुल कॉस्ट ऑफ द सूट, और गिव सच सिक्योरिटी टू द कोर्ट थिंक सफिशिएंट फॉर मेकिंग सच पेमेंट विद इन 15 डेज। और वो सिक्योरिटी की पेमेंट भी दे देता है कोर्ट को, जो पेमेंट ठीक लगती है कि ये सिक्योरिटी की पेमेंट है, और वो 15 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देता है जो भी पेमेंट उसको बोली गई है। द कोर्ट में इन लीव ऑफ मेकिंग, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? इजेक्टमेंट की डिग्री करने के बजाय इन लीव ऑफ डिग्री ऑफ इजेक्टमेंट, डिग्री ऑफ इजेक्टमेंट के बदले वो क्या करेगा? पास एन ऑर्डर रिलीविंग द लीज अगेंस्ट द फॉरफीचर। तो वो क्या करेगा कि डिग्री पास कर देगा जहां पे वो लीजी को रिलीव कर देगा। पास एन ऑर्डर रिलीविंग द लीज अगेंस्ट द फॉरफीचर, उसको छूट दे देगा कि वो फॉरफीचर नहीं होगा। एंड देयर अपॉन द लीजी शेल होल्ड द प्रॉपर्टी लीज एज इफ द फॉरफीचर हैड नॉट अगर्ड, और जो लीजी है उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी जैसे कि वो फॉरफीचर हुआ ही नहीं था। अब ये जो सेक्शन 114 डाला गया, किस बेसिस पे डाला गया? जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइज का। अब वो पेमेंट कर रहा है तो कोर्ट कहता है ठीक है, अब मैं इसको फॉरफिट करने की जरूरत नहीं है। फॉरफिट इसलिए ही तो कर रहे थे ना, जब रेंट की पेमेंट नहीं कर रहा था, अब वो रेंट भी पे कर रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, और जो सूट की कॉस्ट आई थी वो भी पे कर रहा है। तो ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो है इसको फॉरफिट करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी वापस उसको दे दी जाए। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाती है। सेक्शन 114 के अंदर हमें ये बताएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 114 ए के ऊपर। वो हमें क्या बताता है? रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस। ये तो था जो भी हमने देखा, जहां पे कौन सा फॉरफीचर था, जहां पे उसने रेंट की पेमेंट नहीं की थी। अब ये बता रहा है उसके अलावा जो केसेस हैं उसके अंदर रिलीफ के बारे में बता रहा है। ये बोल रहा है वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज डिटरमाइंड बाय फॉरफीचर फॉर ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस कंडीशन, कि फॉरफीचर किस कारण से हो रहा है। जैसे हमने समझा था कि फॉरफीचर 3 रीजन की वजह से होता है, उसमें से एक ये कंडीशन भी होती है, अगर कोई कंडीशन रखी गई है, उसके ऊपर कोई एक्सप्रेस कंडीशन रखी गई है और अगर उसको ब्रेक कर दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि वो जो लीज की प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो लीजी है वो कोई कंडीशन को ब्रेक कर रहा है। क्या बोल रहा है? वेयर अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय फॉरफीचर ऑफ फॉर ब्रीच ऑफ एन एक्सप्रेस कंडीशन। तो लीजी ने कोई एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच किया, उस वजह से उसका फॉरफीचर हो रहा है, और इस वजह से वो जो लीज है वो डिटरमाइन हो रही है, मतलब टर्मिनेट हो रही है। विच प्रोवाइड दैट ऑन ब्रीच ऑफ देयर ऑफ द लीजर मे री एंटर नो सूट फॉर इजेक्टमेंट शेल लाई। और वहां पे लिखा गया था कि इस तरीके की कोई भी जो एक्सप्रेस कंडीशन दी गई है उसको ब्रीच किया जाएगा तो जो लीजर है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर री एंटर कर जाएगा। लेकिन इस तरीके का फॉरफीचर नहीं किया जाएगा जब तक, मतलब इस तरीके का सूट का इजेक्टमेंट का सूट नहीं किया जाएगा इस कंडीशन के अंदर, जब तक shall lie unless and until the leaser has served on the leasee a notice in writing। यहाँ पे क्या करना जरूरी है कि जो लीजर है वो लीजी को एक नोटिस देगा राइटिंग के अंदर, किस चीज के लिए? स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर ब्रीच कंप्लेंट ऑफ, उसके अंदर वो बताएगा कि क्या किस चीज का ब्रीच किया है लीजी ने।
वो उसके ऊपर इजेक्टमेंट का सूट करने जा रहा है किस ग्राउंड को लेके कि भाई इसको कोई एक्सप्रेस कंडीशन बोली गई थी, वो उसको ब्रेक कर रहा है और मेरे पास राइट था कि अगर ये कंडीशन तोड़ेगा तो मैं उसके ऊपर री एंटर कर सकता हूं। तो यहाँ पे अब जब वो उसके ऊपर इजेक्टमेंट का सूट कर रहा है उससे पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस के अंदर वो लिखेगा कि कौन सी किस चीज को उसने ब्रीच किया है। दूसरी बात, एंड साथ ही साथ ये चीज होना जरूरी है क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, एंड इफ द ब्रीच इज कैपेबल ऑफ रेमेडी, वो जो ब्रीच उसने किया है वो और वो कैपेबल है रेमेडी के कि उसको ठीक किया जा सकता है, रिक्वायरिंग द लीजी टू रेमेडी द ब्रीच, तो वो बोला जाएगा कि जो लीजी है कि भाई जो ये तूने ब्रीच किया है इसको इसकी रेमेडी कर दे। एंड द लीजी फेल्स, और उसके बावजूद भी उसकी रेमेडी नहीं करता, लीजी उसके बावजूद भी उसको सुधारता नहीं है, विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस, जो भाई एक उसको रीजनेबल टाइम दिया गया था उसके बावजूद भी वो उसको ठीक नहीं करता, टू रेमेडी द ब्रीच इफ इट इज कैपेबल ऑफ रेमेडी, अगर वो कैपेबल था रेमेडी के लिए तो इस केस के अंदर उसके ऊपर वो इजेक्टमेंट का सूट अप कर सकता है कि भाई उसको बोला गया रेमेडी करने के लिए, उसने वो भी नहीं की, उसको बताया है उसने किस चीज का ब्रीच किया है और उसको उसके अंदर रेमेडी अवेलेबल थी उसने वो नहीं किया, तो उसके बाद उसके ऊपर वो सूट किया जा सकता है वो नोटिस देने के बाद। अब यहाँ पे बताता है ये जो कंडीशन है किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू एक्सप्रेस कंडीशन अगेंस्ट द असाइनिंग, जहां पे भी कोई असाइनमेंट की बात है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, अंडरलेटिंग के अंदर नहीं होगी, parting with the possession or dispossessing of the property leads to an express condition relating to forfeiture in case of non payment of rent, non payment of rent के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन जगहों पे सेक्शन 114 ही एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां पे कोई एक्सप्रेस कंडीशन दी गई थी और ये बोला गया था कि अगर ये ब्रीच की जाएगी तो इसके अंदर री एंटर कर दिया जाएगा और उसके बदले में पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के अंदर बताया जाएगा किस चीज को ब्रीच किया गया और उसके लिए अगर कोई रेमेडी अवेलेबल है तो रेमेडी अगर वो कर देते हैं तो फिर तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर वो रेमेडी नहीं करता है रीजनेबल टाइम में तो फिर उसके ऊपर इजेक्टमेंट का सूट डाला जा सकता है। तो सेक्शन 114 के अंदर हमें ये बताया गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 115 के अंदर। सेक्शन 115 के अंदर हमें अंडर लीज के बारे में बताता है। अंडर लीज का मतलब क्या होता है, सब लीज का मतलब ही अंडर लीज होता है कि जो लीजी था उसने आगे किसी को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, सब लीज कर दी, जिसको हम अंडर लीज भी बोलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑन अंडर लीज, तो यहाँ पे दो चीजों के इफेक्ट बता रहा है, सरेंडर के और फॉरफीचर के, जो हमने सेक्शन 111 में भी समझे थे। तो सरेंडर का और फॉरफीचर का क्या इफेक्ट होगा अंडर लीज के ऊपर, मतलब जो आगे लीज पे लीजी ने प्रॉपर्टी दे दी थी उसके ऊपर। तो सबसे पहले ये सरेंडर का इफेक्ट बताते हैं। अब सरेंडर दो तरीके से होता है, या तो एक्सप्रेस होता है या इंप्लाइड होता है। तो यहाँ पे क्या किया था, सरेंडर एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट प्रेजुडिस एन अंडर लीज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी or any part thereof previously granted by the leasee on terms and conditions substantially the same except the regard the amount of rent as those of original lease, but unless the surrender is made for the purpose of obtaining a new lease, the rent payable by and the contracts binding on the under lease shall be respectively payable to and enforceable by the leaser। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर कि भाई वो प्रॉपर्टी आगे उसने क्या किया, लीजर ने एक प्रॉपर्टी लीज पे दी लीजी को, उस लीजी ने क्या किया आगे वो सब लीज कर दी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो लीजी था जिसने लीजर से प्रॉपर्टी ली थी उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जाके सरेंडर कर दिया, उस लीज को जाके सरेंडर कर दिया कि भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं इसका रेंट पे नहीं कर सकता, जो भी उसने सरेंडर कर दिया उसको। अब उसके बाद क्या होता है, जब उसने उसको सरेंडर कर दिया तो ऐसे केस के अंदर अब क्या होगा कि जो भी लीजी और सब लीजी के बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सारी वही रहेंगी, और अब लीजी का रोल कौन प्ले करेगा, लीजर प्ले करेगा, मतलब लीजी की जगह पे कौन आ जाएगा, लीजर आ जाएगा। लीजर और सब लीजी के बीच में वही रिलेशन होगा जो पहले सब लीजी और लीजी के बीच में था, और उनके बीच में जो कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस वही रहेंगी। हाँ ये हो सकता है कि वो अपने बीच का जो रेंट का अमाउंट था वो चेंज कर दे, उसके अलावा वो किसी और चीज को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, जब वो कोई न्यू लीज करना चाहते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट अनलेस द सरेंडर इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यू लीज, कि अगर वो जो सरेंडर किया गया वो क्यों किया गया, किसी न्यू लीज को लेने के लिए। द रेंट पेबल बाय एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग ऑन द अंडर लीज शैल बी रिस्पेक्टिवली पेबल ऑन द एनफोर्सेबल बाय द लीजर। फिर उसके बाद क्या बताता है, ये तो हो गया सरेंडर का इफेक्ट। उसके बाद हमें बताता है फॉरफीचर का इफेक्ट, कि फॉरफीचर का इफेक्ट क्या होगा। द फॉरफीचर ऑफ सच लीज एनुअल्स ऑल सच अंडर लीज, की जब कोई फॉरफीचर होगा जो हमने समझा था 111 में, तो ऐसे केस के अंदर जितनी भी सब लीजेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, एनुअल हो जाएंगी, मतलब कि खत्म हो जाएंगी। एक्सेप्ट वेयर सच फॉरफीचर हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय लीजर इन फ्रॉड ऑफ अंडर लीजेज, लेकिन ये तब नहीं होगा जब इस तरीके की जो फॉरफीचर है वो क्यों की जा रही है, फ्रॉड के कारण की जा रही है, सब लीजी के अगेंस्ट फ्रॉड किया जा रहा है, तब ये रिलेशन खत्म नहीं होगा जो अंडर लीजी का था। Except where such forfeiture has been procured by the leaser in fraud of the under leasee,
और रिलीफ अगेंस्ट द फॉरफीचर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 114, या फिर जो रिलीफ था उसको 114 का रिलीफ किया था तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और जब उसके साथ फ्रॉड के कारण ये किया गया तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज फॉरफीचर के केस के अंदर जो भी सब लीजी होगा वो भी एनुअल हो जाएगा, उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो सेक्शन 115 के अंदर हमें इतना बताया गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 116 के ऊपर। सेक्शन 116 हमें होल्डिंग ओवर के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो टर्म्स समझना जरूरी है, होल्डिंग ओवर और टेनेंट एट सरफेस। टेनेंट एट सरफेस और होल्डिंग ओवर, टेनेंट एट होल्डिंग ओवर। अब देखिए टेनेंट एट विल भी जिसको बोलते हैं। टेनेंट एट सरफेस कौन होता है? जो लीज खत्म होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को पजेस करके रखता है बिना लीजर के परमिशन के, तो उसको हम टेनेंट एट सफरेंस बोलते हैं, जो बिना कंसेंट के उसके रहता है। और एक होता है टेनेंट एट विल, जो होल्डिंग ओवर जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर जो लीजी होता है वो प्रॉपर्टी को पजेस करके रखता है लीज खत्म होने के बावजूद भी, लेकिन वहां पे कंसर्न रहती है लीजर की। लीजर अपनी कंसर्न देता है कि हाँ ठीक है, तू प्रॉपर्टी को पजेस करके रख और मेरे को जो है इसके बदले रेंट देता रहे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। अब होल्डिंग ओवर का इफेक्ट क्या होगा भाई? जब वो कंसर्न से रह रहा है लीजर की, ऐसे केस के अंदर इफ अ लीजी और अंडर लीजी ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स इन पोजीशन देयर ऑफ आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज, की भाई जब लीज खत्म हो गई उसके बावजूद भी वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है, लीज ग्रांटेड टू द लीजी एंड द लीजर और इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट रेंट फ्रॉम द लीजी, और वहां पे जो लीजर है वो रेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उस लीजी से और अंडर लीजी, और अदरवाइज असेंट टू हिज कॉन्टिन्यूइंग पोजीशन, और अपनी उन्होंने असेंट दे रखी है, अपनी मंजूरी दे रखी है कि आप इसके ऊपर पोजीशन अपना रखिए। The lease is in the absence of an agreement to the contrary renewed from year to year। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो जो लीज है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उन्होंने, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो लीज है वो रिन्यू हो गई ईयर टू ईयर बेसिस पे या फिर मंथ टू मंथ बेसिस पे, जो भी जिस भी पर्पस के लिए होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थी तो ईयर टू ईयर स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो मंथ टू मंथ स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने सेक्शन 106 के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ पे उसका ड्यूरेशन क्या होगा? टेनेंसी एट विल बोलेंगे, वही जो होल्डिंग ओवर वाला इफेक्ट है। अब यहाँ पे केस था, केस का नाम था भुवनेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनाइटेड कमर्शियल बैंक AIA 2000 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे स्पेस में क्या हुआ था कि भाई ये जो भुवनेश्वर प्रसाद था, इसने एक प्रॉपर्टी अपनी लीज के ऊपर दी थी 5 साल के लिए इस बैंक को। ये उसने दी तो 5 साल का पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अभी भी वो जो बैंक था वो उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था और वो बैंक उसके बदले उसको रेंट दे रहा था और वो रेंट भी उसको एक्सेप्ट कर रहा था। अब ये क्या करता है? ये जाके कोर्ट में सूट कर देता है कि भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी इजेक्ट कर दीजिए, इसको खाली करवाया जाए। अब वो कर तो देता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके का कोई भी रेंट एक्सेप्ट कर रहा था तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आगे उस लीज को रिन्यू कर लिया है और उसके पास अब वो राइट नहीं है कि वो उसको उस पे से इजेक्ट कर दे। तो ये इस केस के अंदर बोला गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 117 के ऊपर। सेक्शन 117 जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस की जो लीज होती है उसको एग्जम्पशन देती है। नन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, जितने भी हमने 105 से लेके 116 तक जितने भी सेक्शन पढ़े वो अप्लाई नहीं होंगे एग्रीकल्चर पर्पस की लीज के लिए, लेकिन जहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दे देती है तो फिर वो एग्रीकल्चर लीज के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑफिशियल गजट के अंदर वो नोटिफिकेशन देगी और सच नोटिफिकेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। और ये इफेक्ट के अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक 6 महीने नहीं बीत जाएंगे जिस भी दिन वो नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो हमें सेक्शन 114 से लेके सेक्शन 117 इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया।